हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट 25+ MCQ विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, रेडियो तरंग किस वायुमंडल में चलती है? रेडियो तरंग किस वायुमंडल में चलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल में चलती हैं। पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद का संपूर्ण वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है और पृथ्वी से आने वाली रेडियो तरंगें इसी आयन मंडल में परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती है। आयन मंडल को हम 4 परतों में बांटते हैं। पृथ्वी के लगभग 55 किलोमीटर के बाद से डी परत प्रारंभ होती है, जो नीचे से पहला परत है। डी परत के बाद ई परत आता है, जो कैसा है? आयन युक्त है। यह आयन मंडल की सबसे टिकाऊ परत है और इसकी पृथ्वी से ऊंचाई लगभग कितनी है? 145 किलोमीटर है और इसे ही कैनली हैवी साइड परत भी कहते हैं। तीसरी परत F1 है, जो पृथ्वी से लगभग 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और गर्मियों की रातों तथा जाड़ों में या ऊपर की परतों में समा जाती है। अंत में 240 से 320 किलोमीटर के मध्य F2 परत पाई जाती है। अगला सवाल कर लेते हैं, किसी बांध की दीवार आधार पर अधिक चौड़ी होती है, इसका क्या कारण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह गहराई के साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। क्या होता है दोस्तों, द्रव के साथ गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब भी बढ़ जाता है, जिसके कारण उसे अधिक दाब सहना होता है। यही कारण है कि अधिक दाब सहने के लिए उसकी दीवार की चौड़ाई या मोटाई अधिक कर दी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल कहता है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्गन भरा होता है। ऑर्गन एक रासायनिक तत्व है और यह एक निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। यदि आपसे पूछ ले कि पृथ्वी पर ऑर्गन का प्रतिशत कितना है, 0.93% है और यह कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि चौथी सबसे बड़ी गैस है, उससे 23 गुना अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। चौथा सवाल है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक की बात हो रही है यहाँ पे। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा, उसका प्रतिरोध घट जाता है। अर्धचालक की इलेक्ट्रॉनों के बीच बंध गर्म करने से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं।
यदि पूरे अर्धचालक में एक विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और विद्युत प्रवाह होता है। इसलिए गर्म करने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 5वां सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रकाश वर्ष किसका एकक है? आपको यहाँ पर आंसर करना है कि प्रकाश वर्ष किसका एकक है या किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सही आंसर हो जाएगा दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में, किसमें? निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक पारसेक कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 6ठा सवाल है, ताम्र की डिस्क में एक छेद है। प्रश्न क्या कहता है? ताम्र की डिस्क में एक छेद है। यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ताम्र की डिस्क में एक छेद है। यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? छेद का आकार बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ता है। ताम्र की डिस्क को गर्म करने पर प्रसार होता है और इसी प्रसार के कारण छेद का आकार क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि गर्म करने पर ठोस, द्रव और गैस के आकार में क्या होता है? विस्तार होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 7वां सवाल कहता है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। पृष्ठ तनाव किसे कहा जाता है? किसी द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण उनका मुक्त पृष्ठ एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है तथा कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है, उसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। गणितीय रूप में हम पृष्ठ तनाव की परिभाषा को देखते हैं। पृष्ठ की इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। एक और परिभाषा देख लेते हैं। इकाई क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए, क्या? इकाई क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसके उदाहरण क्या क्या है? पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। ठीक है, ये पहला उदाहरण है पृष्ठ तनाव का। दूसरा उदाहरण है साबुन, डिटर्जेंट आदि का जल पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। यही कारण है कि वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा क्या होता है? साफ हो जाता है। तीसरा उदाहरण क्या कहता है? साबुन के घोल के बुलबुले बड़े दिखाई देते हैं। क्या कारण है? साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 8वां सवाल कर लेते हैं। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना ही इसका मुख्य काम है। बॉल बेयरिंग और रोलिंग तत्व का एक प्रकार है जो आंतरिक और बाहरी चलती भागों के बीच अलगाव को बनाए रखने के लिए गेंदों का उपयोग करता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ से बना होता है? स्टील से बना होता है और यह गति के दौरान घर्षण को कम कर देता है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, शुष्क सेल का कैथोड किससे बना होता है?
शुष्क सेल का कैथोड किससे बना होता है? सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट से बना होता है। कैथोड कार्बन का एक छड़ है जो कार्बन मैग्नीज डाइऑक्साइड मिश्रण से घिरा होता है। शुष्क सेल स्वयं एक जिंक पात्र से बना होता है जो स्वयं एनोड के रूप में काम करता है। और शुष्क सेल का कैथोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है। टंगस्टन को वोल्फ्राम भी कहा जाता है। इसका संकेत क्या है? W है और यह आवर्त सारणी के छठे समूह का तत्व है। टंगस्टन का ही फिलामेंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। 11वां सवाल क्या कहता है? 11वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता है। गैल्वेनीकरण या यसद लेपन एक धातु कर्म है। इसमें क्या होता है? इसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इससे इन धातुओं का क्षरण रुक जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 12वां सवाल है, भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज यानी देश का पहला मिसाइल कौन सा है? भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा पहली देशज मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका विकास किस वर्ष किया गया? 1983 में इसका विकास किया गया और यह भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसका पहला परीक्षण यदि आपसे पूछ ले किस वर्ष किया गया था? 1988 में किया गया था। कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा से किया गया था। इसकी रेंज कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर इसकी रेंज है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? सही आंसर हो जाएगा 5 देशों ने भारत से पहले परमाणु बम का विस्फोट किया था। यदि आपसे पूछ ले कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को किया था और इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। किस कारण इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था? इसका कारण यह था कि जिस दिन यह ऑपरेशन किया गया था उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन था? बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। यही कारण है कि इस ऑपरेशन का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। यह परीक्षण कहाँ किया गया था? राजस्थान के पोखरण में किया गया था और सेना के टॉप अधिकारियों के निगरानी में किया गया था। यह एक शांतिपूर्ण परीक्षण था। कैसा परीक्षण था? शांतिपूर्ण परीक्षण था जिसने भारत को उन देशों में जोड़ दिया जिन्होंने परमाणु परीक्षण पहले किया था। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया था। इससे पहले 5 देशों ने परमाणु परीक्षण किया था। वे देश कौन कौन से हैं?
अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। और ये पांचों देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है। भारत के परमाणु परीक्षण के सूत्रधार कौन थे? यदि आपसे पूछ ले, राजा रमन्ना थे। कौन थे? राजा रमन्ना। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 14वां सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। यह सवाल जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। किस कंपनी में हुआ था? यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुआ था। किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। और मिथाइल आइसोसाइनाइट तो यह एक कीटनाशक दवा बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। और इस रिसाव में यदि आपसे पूछ ले, इस त्रासदी में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन का भी शिकार हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बनता है और अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर तांबे का एक मिश्र धातु है जिसमें 60% तांबा, 20% निकेल और 20% जस्ता होता है। इसे जर्मन सिल्वर, नई चांदी, निकेल पीतल, इलेक्ट्रम आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे निकल चांदी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चांदी जैसा दिखता है, लेकिन इसमें क्या चांदी होता है? इसमें चांदी नहीं होता है। इसे जर्मन सिल्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि 11वीं शताब्दी में इसका विकास जर्मन धातु कर्मियों ने किया था। ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ता और तांबा की मिश्र धातु होती है। पीतल एक मिश्र धातु है, इसमें तांबा और जिंक धातु का मिश्रण होता है। ठीक है। देख लेते हैं अगला सवाल। 17वां सवाल है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में कौन कौन सी धातुएं होती है? पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, आसान प्रश्न है, आंसर कीजिए फटाफट। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा, जस्ता और निकेल। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तांबा, जस्ता और निकेल। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकेल होता है। इसमें 50% कॉपर, 35% जिंक और 15% निकेल होता है। ठीक है। अगला सवाल। 18वां सवाल क्या कहता है, पेट्रोल की अस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? ये भी सवाल जो है आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। टेट्रा एथिल लेड या टेट्रा इथाइल लेड का अनुसूत्र क्या है? PbC2H5 हॉल्ट वाइज 4। इसे जर्मन रसायनज्ञ कार्ल जैकब द्वारा संश्लेषित किया गया था। इसका घनत्व कितना है? 1.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस। सीसा और सोडियम के पाउडर मिश्र धातु पर एथिल क्लोराइड की प्रतिक्रिया से इसे बनाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल 19वां सवाल है, LPG सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है? यानी LPG में कौन सी मुख्य गैस है जो भरी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपेन और ब्यूटेन को भरी जाती है।
एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में क्या क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती हैं। एलपीजी एक रंगहीन गंधहीन गैस है। इसका द्रव्यमान वायु से दुगना और जल का आधा होता है। इस गैस का 1 ग्राम लगभग कितना ऊर्जा पैदा करता है? 50 किलो जूल। एलपीजी में रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें तेज गंध वाली एथिल मरकैप्टेन मिला दी जाती है। ठीक है, अगला सवाल। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा कौन होता है? न्यूनतम ज्वलनशील रेशा कौन होता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा टेरेलिन। टेरेलिन न्यूनतम ज्वलनशील रेशा होता है। टेरेलिन इथाइलिन ग्लाइकोल का एक बहुलक है। इसे टेरीपैथैलिक अम्ल और इथाइलिन ग्लाइकोल के बीच एस्टेरीकरण प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है और इसका उपयोग कपड़े और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 21वां सवाल है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन। आवर्त सारणी में वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। वे तत्व कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इन सभी तत्वों के लवण समुद्री जल में बहुतायत में पाए जाते हैं। इसमें एक जो है एस्टेटिन, इसे रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल। किडनी स्टोन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? किडनी स्टोन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट एक अकार्बनिक यौगिक है। रासायनिक सूत्र CaC2O4 होता है। इसका मोलर द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, 128.097 ग्राम प्रति मोल। क्वथनांक कितना होता है? 200 डिग्री सेल्सियस और घनत्व 2.12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फर है। कौन है? सल्फर है। वल्कनीकरण क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें गंधक को रबर से मिला देने पर रबर अधिक टिकाऊ हो जाता है। वल्कित पदार्थ कैसा होता है? कम चिपचिपा होता है और इसके यांत्रिक गुण अच्छे होते हैं। इससे क्या क्या बनते हैं? टायर, जूतों के सोल, हौज के पाइप और अनेकों सामान वल्कित रबर के ही बनते हैं। वल्कन यदि आपसे पूछ ले किस देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया है? रोम के एक देवता है। और कैसे देवता है? आग के देवता है। इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? वल्कन। ठीक है, अगला सवाल। 24वां सवाल है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने की सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और कपड़ा साफ करने वाला सोडा का क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, खाने के सोडे का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और कपड़े साफ करने का सोडे का नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न व्यंजनों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका अनुसूत्र क्या है? NaHCO3 इसका अनुसूत्र है। IUPAC नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका IUPAC नेम है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह INSAT-2E कहाँ से छोड़ा गया था?
इनसेट टू ई को कहाँ से छोड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा कोरू परिक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया था। यदि बैकानूर की बात कर लेते हैं तो बैकानूर कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? रूस का है। थुम्बा किस राज्य में है? केरल में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और कोरू कहाँ है? फ्रेंच गुयाना में है, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है। ठीक है। इनसैट 2E एक संचार और मौसम उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? कोरू से किया गया था। और यह कोरू कहाँ पर है? फ्रेंच गुयाना देश में है, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है। ठीक है। इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? 3 अप्रैल 1999 को प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों, विज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।